मेरा नाम रेणुका है। मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पति था। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में इतना अच्छा जीवन साथी भी होगा। लेकिन अगर मेरा पति इतना अच्छा था, तो फिर मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों हो रही थीं, जिनके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था, जो नहीं होना चाहिए था। आखिर मैं एक औरत थी और मुझे अपने बारे में पता था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं थोड़ी परेशान जरूर थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर कोई इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। रात के 12 बज रहे थे और मैं घर की दहलीज के बाहर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपने पति का चेहरा। मेरा पति कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी और उसकी हर बात मानती थी। लेकिन जब से मैं उसकी हर बात मानने लगी थी, तब से मेरे साथ कुछ अजीब से हादसे होने लगे थे, जो अब काफी अजीब हो गए थे। फिर भी मैं अपने दिल में कोई बुरी बात आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन एक दिन यूं ही सोचा कि जो बात मैं रोज मानती हूँ, क्यों ना आज उसकी बात ना मानूं और देखूं कि क्या होता है। मैंने उस रात ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने अपने पति की बात मानने से इनकार किया, तो मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा था, क्योंकि मेरे बिस्तर पर मेरा पति नहीं, बल्कि उसका दोस्त मेरे साथ। मेरा नाम रेणुका है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा रंग इतना सफेद नहीं था, लेकिन मेरे नक्श, मेरा शरीर, मेरा वजूद बहुत खूबसूरत था। सब कहते थे कि इस लड़की में एक जादू है, इसे देखते ही दिल इसकी तरफ लग जाता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मुझे मेरे सौतेले माँ बाप ने पाला था, जिन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, पर वो लोग भी गरीब थे, क्योंकि वो लोग सड़क पर पड़े कूड़े उठाने का काम करते थे और मैं उन्हीं के कूड़े से मिली थी। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था कि मेरे अपने माँ बाप नहीं थे। ये सब कुछ किस्मत का खेल था। लेकिन अब यही मेरे माँ बाप थे, जिन्होंने मुझे कूड़े से उठाकर अपनी बेटी बना लिया था। अब वो लोग मेरे कन्यादान के बारे में सोच रहे थे। क्या ये कोई छोटी बात थी? जब उन्होंने मेरी शादी करने के बारे में सोचा, तो मुझे पता था कि मेरे लिए रिश्ता भी किसी ऐसे ही शख्स का आएगा। एक दिन मेरे लिए एक विजय नामी लड़के का रिश्ता आया। वो किसी होटल में काम करता था और वहां पर वो वेटर का काम करता था। लेकिन ये काम कूड़ा उठाने से अच्छा काम था। उसके पास एक कमरे वाला घर था। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते को बहुत ही अच्छा समझा था। जब मुझसे पूछा गया, तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि लड़का देखने में अच्छा था और मेरी उम्र का ही था। मुझे अच्छा लग गया और मैंने भी हाँ कह दिया। हम दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही विजय ने मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता है। वो चाहता है कि वो एक दिन अपना खुद का होटल बनाए। उसने मुझे समझाया कि वो जिस होटल में काम करता है, उसकी ही वजह से पूरा होटल चलता है, क्योंकि वो जो बनाता है, उसके हाथ के तरीकों की वजह से लोग उसी होटल पर आते हैं। अगर मैं अपना खुद का होटल बना लूं, तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आएंगे और मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन अपने हुनर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसा आदमी है जिसे बस जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि गरीब आदमी अगर पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर और कौन सोचेगा। उसने कहा कि मुझे पता है, मेरा बाप भी बड़ा गरीब था। वो तो लोगों के घरों के आगे से कूड़ा उठाया करता था। और जब मेरी माँ उसकी जिंदगी में आई, तो उसके हालात बदलने लगे थे। उसने ये छोटा सा घर भी बना लिया। ये घर बहुत छोटा था। इसे घर तो नहीं कहना चाहिए, पर कम से कम इसका किराया नहीं देना पड़ता था। और उसका थोड़ा बहुत कारोबार भी चलने लगा था। फिर जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, तो वो फिर से गरीब हो गए। कहते हैं कि औरत के नसीब से ही मर्द को पैसा मिलता है। अब तुम मेरे नसीब में आ गई हो, तो मुझे उम्मीद है कि हम अमीर हो जाएंगे। मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से अचानक कोई अमीर नहीं होता। लेकिन मैंने उसके सपने की इज्जत की और कहा कि ऐसा ही होगा। उसने कहा, तू बड़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुझे अपनी पत्नी बनाकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है,
जैसा भी हो, हमें तो खाना ही चाहिए। उसने कहा, नहीं, इस खाने को तुमने यही समझकर खाना है कि जब हम ये खाना खाएंगे तो हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। जाहिर है कि इस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने होटल का खाना बेचने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे पानीपुरी की दुकान पर लिखा होता है कि चाट खाएं और बेटा पाए। चाट खाने से थोड़ी ही ना बेटा हो जाता है। लेकिन एक बात ये है कि इंसान का अच्छे तरीके से पेट भरा होता है तो उसे अपना पति या पत्नी भी अच्छी लगने लगती है। भरे पेट वाले इंसान को दुनिया अच्छी लगती है, इसलिए शायद पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। लेकिन जिसने भी ये बात फैलाई वो बड़ा ही चालाक आदमी था। बड़ी गहरी बात थी। और आजकल के जमाने में 2 वक्त का खाना बनाना कौन सा आसान काम है, वो भी होटल वाला। अगर आपको खाना मुफ्त में मिल रहा था तो फिर और क्या चाहिए। मैं तो खाना देखते ही खुश हो जाती थी। वैसे इस खाने में बहुत ज्यादा मिर्च हुआ करती थी, लेकिन मैं खा लेती थी। जब मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मेरा पति काम पर भी जा चुका था। शायद उसने रात का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लिया था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। पर मुझे उठना तो चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लगा। जब वो रात को घर आया तो मैंने कहा, माफ करना, मैं सुबह सोती रह गई थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, तू सोई हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने तुझे जगाया नहीं। तू हर तरह से ही खूबसूरत लगती है। मैंने कहा, तुम्हें तो तारीफ करने में डिग्री मिलनी चाहिए। वो कहता था, आज तुझे एक पति की बात बताता हूँ। जो मर्द अपनी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है ना, उसको अपनी औरत के पाँव बड़े सुंदर लगते हैं। तेरे पाँव भी बड़े सुंदर हैं। अगर तूने किसी और से पूछना हो कि क्या उसका पति उसे इतना प्रेम करता है तो उससे पूछना कि क्या उसका पति उसके पैरों की तारीफ करता है। अगर उसने कहा कि हाँ, तो इसका मतलब है कि सचमुच प्रेम करता है। तुझे जब मेरे प्रेम के बारे में पता चल जाएगा तो तू भी हैरान रह जाएगी। काश मैं तुझे समझा पाता कि तू मुझे कितनी प्यारी है। मेरा पति मेरे लिए रोज होटल से खाना लेकर आता था, और वो खाना खाकर मैं ऐसे सोती कि जैसे मुझे कुछ होश ही नहीं होता था। एक दिन जब सुबह उठी तो उठते हुए मेरी कमर में तेज दर्द हो रहा था। मैं तो जमीन पर ही सोने की आदी थी। यहाँ तो फिर भी हमें चारपाई मिली हुई थी। फिर मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा था? खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि वो औरत ही नहीं होती जिसकी कमर में दर्द नहीं होता। मैं घर के कामों में मशरूफ हो जाती थी। घर बहुत ही छोटा सा था। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। कभी बारिश आती तो बच्चों की तरह कहता कि बारिश में नहाते हैं। कभी हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाता। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम रास्ते से कोई चीज लेकर खा लें, या कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे खरीद लें। लेकिन बस हम एक दूसरे के साथ घूम फिर के खुश हो जाते थे, या 1 से 2 रुपए की कोई चीज लेकर खा लेते थे, और ये दिन यादगार बन जाता था। मैं अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ ने कहा, तेरा चेहरा बड़ा ही बदसूरत होता जा रहा है। क्या बात है? कहीं पति से लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने कहा, उससे कौन लड़ाई करेगा? वो तो इतना अच्छा इंसान है। मुझे नहीं पता, मैंने तो गौर ही नहीं किया। मैं तो आजकल इतनी ज्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पूरा दिन ही खुश रहती हूँ, और रात को तो बहुत ही ज्यादा सुकून की नींद आती है। मेरी माँ ने कहा, जिस तरह की बातें तू कर रही है, इतनी खुशी तेरी शक्ल से तो नजर नहीं आ रही है। कहीं तुम्हारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तुझे बुखार तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप क्यों परेशान होती हैं? मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। शायद वो माँ थी, इसलिए। मेरी माँ ने कहा, देखो, मैंने तेरे लिए एक चीज रखी है। किसी कूड़े में से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत आईना मिला था। इसे तू अपने घर ले जा। हमारी शक्ल अब इतनी अच्छी नहीं रही कि हम उसे देख सकें, लेकिन तू जरा अपने आप को गौर से देख। तेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं है। मैं वो आईना घर ले आई, और जब मैंने उसमें खुद को देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, और सचमुच मेरे चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। लेकिन मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक था। मैं अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, और मेरी नींद भी पूरी होती थी। और सबसे बड़ी बात,
विजय रोज मेरी तारीफ करता था कि मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हूँ। अगर ऐसा था तो उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया? जब मैंने ये बात उससे कही तो उसने कहा, हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनके बच्चे खुश नहीं हैं या फिर उन्हें कोई समस्या है। तुम्हारे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं ना तुझसे, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तुम मुझसे पूछो, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने कहा, मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है और अब टांगों में भी दर्द होने लगा है। लगता है कि मेरे साथ कोई समस्या हो गई है। चलो किसी सरकारी अस्पताल में चलते हैं। उसने इस बात को गोल कर दिया। उसने कहा, नहीं, अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कोई भी बीमारी निकाल देंगे, जबकि होगा कुछ भी नहीं। बात तो उसकी ठीक थी। जब डॉक्टर के पास जाते नहीं तो वो कोई ना कोई बीमारी जरूर बता देता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। वो यही कहता है कि जी, दवाई लिख कर देता हूँ, आप खा लेना। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी आंखों से खुद को देखो तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अब वो मेरी तारीफें करना शुरू कर चुका था। वो असल मुद्दे से हट गया था। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी तो उसके कपड़ों में से मुझे 15,000 रुपये मिले। मैं हैरान रह गई। उसकी कुल पगार 15,000 रुपये थी और अभी तो पगार मिलने का वक्त भी नहीं था। मैंने वो पैसे वापस कर दिए। उसने कहा, ये पैसे मेरे किसी दोस्त के हैं, उसने मेरे पास रखवाए थे। अच्छा हुआ कि तुमने कपड़े धो नहीं दिए, नहीं तो हमें उसे वापस करने पड़ते। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से उसके कपड़ों से पैसे मिले और इस बार मैं हैरान हुई कि उसके पास ही क्यों बार बार उसका दोस्त पैसे रखता है। जहां तक मैं जानती थी, उसके सारे दोस्त भी उसी की तरह गरीब थे, तो फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? मैंने सोचा कि जब तक वो मुझसे मांगेगा नहीं, मैं उसे ये पैसे नहीं दूंगी। मैंने वो पैसे एक तरफ रख दिए। आखिर मैं उसकी पत्नी थी। इतने सवाल जवाब करने का तो मुझे हक था। मैं उन पत्नियों में से नहीं थी जो ये कहती हैं कि पति बस पैसे लेकर आए और जहां से मर्जी लेकर आए, बस हमारा खाना पीना पूरा करें। मैं तो अपने पति से सवाल जरूर करती थी कि जो पैसे वो घर में लेकर आ रहा है, वो कहाँ से लेकर आ रहा है? ये हराम की कमाई है या हलाल की? अगर हमने हराम खाना होता तो हमारे लिए क्या मुश्किल था? लेकिन मेरे पिता इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, धूप हो या सर्दी, कूड़ा उठाया करते थे। इसका मतलब यही था कि हमने कभी हराम नहीं खाया था। इसीलिए मेरे अंदर ये सवाल करने की ताकत थी, क्योंकि जो लोग हराम खाते हैं उनके दिल से ये सवाल करने की चाहत भी खत्म हो जाती है। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने देखा कि विजय कुछ बेचैनी में फिर रहा था, इधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। कहने लगा, तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई चीज तो नहीं मिली? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा, अच्छा, वो कुछ तलाश कर रहा था। मैंने कहा, कुछ खो गया है क्या? मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर दूं? क्या चीज गुम हुई है? बताओ मुझे, मैं भी तलाश करती हूँ। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है मैं होटल में कोई चीज भूल आया हूँ और उसको घर में तलाश कर रहा हूँ। 2 दिन गुजर गए। उसने दोबारा मुझसे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। अगर ये किसी और के पैसे होते तो वो मुझे तुरंत बता देता कि ये परेशानी है, और कोई अपने पैसे किसी के पास रख के भूल थोड़ी जाता है। इसका मतलब ये था कि वो उसके अपने पैसे थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? अब तो इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई बूढ़ी औरत हो गई हूँ। ना ही मेरे अंदर कोई जान थी और ना ही मेरे हाथों में ताकत थी। मैं पूरा दिन सुस्ती में रहती थी, नींद आती रहती थी। और एक बात बहुत अजीब थी कि जितनी मोहब्बत विजय को मुझसे थी, उतना ही वो मुझसे दूर दूर रहता था। लेकिन हमारा ऐसा पागलपन वाला रिश्ता था कि जैसे हम एक दूसरे के प्रेम में पागल हैं। पर तारीफ तो वैसे ही करता था जैसे मेरा दीवाना है। उसके रवैये में ये दीवानगी नजर नहीं आती थी। बस सीधा साधा सा रिश्ता था हमारा। लेकिन जब तारीफ करने बैठता तो ऐसा लगता था कि उसे मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मुझे उसकी ये हरकतें बहुत परेशान करती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है
और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे बस मजबूरी में ही बर्दाश्त कर रहा है। ये हमारा कैसा रिश्ता था? मैंने एक दिन विजय से कहा, मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है, कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली? इस बात पर वो चौंक गया और कहने लगा, नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने इस तरह का रिएक्शन दिया कि जैसे उसे यकीन था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और वो थोड़ा घबरा भी गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? हमारी शादी को 5 महीने हो गए हैं, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? शादी के बाद यही सब कुछ तो होता है, और मैं तो माँ बनना चाहती हूँ। हमारा कौन सा खर्चा है? खाना तो तुम बाहर से लेकर आते हो, हम बच्चे को जैसे तैसे करके पाल ही लेंगे। मैंने अपने पति से कहा, मेरी कमर और टांगों में बड़ा दर्द रहता है, मेरी शक्ल भी बेरौनक सी हो रही है। मेरी माँ कहती थी कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी शक्ल बेरौनक हो जाती है, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे भी पड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात की तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे। पहले तो वो कहता था कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, लेकिन अब फौरन मान गया था। ये बात भी बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने कहा, चलो, मान तो गया है। पता नहीं क्या बात थी, क्यों उन्हें बच्चे पसंद नहीं थे? हाँ, हम लोग गरीब थे, लेकिन जहाँ हमारा गुजारा हो रहा था वहाँ बच्चे का भी गुजारा हो जाता था। बच्चे तो वे लोग भी पैदा करते हैं जो सड़क पर रात गुजारते हैं, और हमारे पास तो फिर भी सर छुपाने की जगह थी। हम लोग अगले दिन ही डॉक्टर के पास चले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने में आधा घंटा था। ये सरकारी अस्पताल था। मेरा पति बहुत परेशान था। वो बार बार उठ जाता और पूछता कि रिपोर्ट कब आएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे डांट भी दिया और कहा, भाई, तुम्हारी परेशानी क्या है? जब तुम्हें कहा गया है कि आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम्हें किस बात की बेचैनी है? मैंने उससे कहा, क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। उसने कहा, मेरे साथ अभी बातें मत करो, घर जाकर बात करेंगे। जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। हम दोनों ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि हमें पहले से पता चल जाता कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं अंदर चली गई और जब बाहर आई तो उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, इतनी देर लगा दी तुमने, जबकि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गई थी, क्योंकि डॉक्टर को मुझे सिर्फ यही बताना था कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। उसने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? वो तो इस तरह से कह रहा था कि अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो कोई बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। वो कहने लगा, बोलो भी, बताती क्यों नहीं हो? जुबान पर क्या ताले लग गए हैं? मैंने कहा, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आज तुम्हारी मीठी जुबान को क्या हो गया है? उसने कहा, मुझे सीधा सीधा बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के घर चला जाऊंगा। मैं तो हैरान ही रह गई थी। मैंने कहा, घर जाकर बताऊंगी। वो सारे रास्ते मुझे बातें सुनाता रहा, क्योंकि हम पैदल ही जा रहे थे। मैं तो अपने पति पर हैरान हो रही थी। उसे आज अचानक क्या हो गया था? मैंने उससे कहा, आज आपको क्या हो गया है? तो वो गुस्से से कहने लगा, मेरे दिमाग की दही ना कर, बेवकूफ औरत। सही सी बता दे, क्या बात है? क्यों इतना भाव खा रही है तू? जब मैं घर पहुंची तो मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर मैंने देर लगाना शुरू कर दी। मैं खुद ही बाहर नहीं आ रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। मैंने सोचा कि इसे थोड़ा और बेचैन होने देती हूँ। यहाँ तक कि उसने दरवाज़ा ही पीटना शुरू कर दिया था। अब उसने मुझे गुस्से से कहा, तुमने क्या ड्रामे बना रखे हैं? जब तुम्हें इस बात का पता है तो मुझे बता क्यों नहीं देती? मैंने कहा, नहीं, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हूँ। शायद मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसने कहा, कुछ अजीब नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना कि ये डॉक्टर इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे ही उसे पता चला कि मैं माँ नहीं बनने वाली तो वो बहुत ज्यादा शांत हो गया था। उसने फौरन ही मुझसे माफी मांगी और कहा, बस तुम अपना ख्याल रखो, आज से मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे खाने लेकर आऊंगा ताकि तुम ठीक हो जाओ।
मुझे मेरे पति के रवैये की समझ नहीं आ रही थी। अभी तक तो मैं ये समझने लगी थी कि शायद मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आज उसने जिस तरह का रवैया पेश किया, मैं हैरान रह गई थी। रात को फिर से मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने कहा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं? उसने कहा, क्या तुम पागल हो? मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पैदा हों, लेकिन इस गरीबी की जिंदगी में नहीं। मैंने कहा, हम लोग जो भी कर लें, हम ज्यादा से ज्यादा कितना अमीर हो जाएंगे? क्या हमारे पास कोई बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी आ जाएगी? उसने कहा, नाउमीदी की बातें मत करो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जेब में रुपए नहीं होते थे, लेकिन फिर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो फिर हम अमीर क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा, सीधे रास्ते से इस तरह का कोई काम नहीं होता। ऐसे कामों के लिए उल्टे रास्ते पर जाना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना ही इतना ज्यादा मुश्किल है। हलाल की कमाई से सिर्फ पेट भरता है। जो सपने तुम देख रहे हो, वो सिर्फ हराम की कमाई से ही पूरे होते हैं। इस बात पर वो खामोश हो गया था। मैं अभी तक हैरान थी कि उसका मूड अचानक कैसे बदल गया था, जैसे गिरगिट का रंग बदल जाता है। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। फिर भी वो मुझे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाने लगा। थोड़ी देर पहले वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे मेरी जान ले लेगा। ये किस तरह की हरकत थी? उसने कहा, इस बात को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। मैंने कहा, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी तुम मुझे इतनी जल्दी खाना खिला देते हो और पता नहीं इस खाने में ऐसा क्या होता है कि मुझे इतनी ज्यादा नींद आ जाती है। उसका कहना था, जब इंसान का पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है और तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने कहा, तुम्हें फिर भी खाना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब खाना पड़ेगा? भूख नहीं है तो मैं खाना क्यों खाऊं? इस बात पर भी वो घबरा गया। उसने कहा, खाना खराब हो जाएगा तो कौन खाएगा? मौसम बदलने लगा है। तुम्हें पता है कि हमारे पास फ्रिज भी नहीं है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो ये खाना खराब हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अब गर्मियों का मौसम आ रहा था। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उसके बाद वही हुआ जो होना था। मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि मैं इतना अच्छा खाना भी खाती थी, अब नींद भी पूरी करती थी। फिर मेरे साथ इतने मसले क्यों बन रहे थे? मैंने कुछ दिन अपने पति से सवाल जवाब करना छोड़ दिया था। जो वो खाना लाता था, मैं चुपचाप खा लेती। जो बात करता, उस पर मुस्कुरा देती, तो उसका मूड भी अच्छा हो गया था और फिर से वो मेरी तारीफें करने लगा। लेकिन मैं उससे कैसे बताती कि मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी थी। शायद मुझे अंदर ही अंदर किसी बीमारी ने पकड़ लिया था, जिससे मेरी पहले जैसी हालत नहीं रही। डॉक्टर भी यही कह रही थी, आप अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं। अगर इसी तरह तुम्हारी सेहत रही तो तुम्हारा बच्चा होगा भी नहीं, इसलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। धीरे धीरे मैं ये नोट करने लगी थी कि जिस दिन मैं खाना खाने से इनकार करती, कहती कि मुझे नहीं खाना या कम खाना खाती, तो मेरा पति मेरे पीछे पड़ जाता था और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता था। कहता था, खाना क्यों नहीं खा रही हो? एक दिन तो ऐसा ही हुआ। जब वो खाना लेकर आया तो खाना थोड़ा खराब था, क्योंकि आज ज्यादा गर्मी थी। मैंने कहा, ये खाना खाने के काबिल नहीं है। उसने कहा, पेट में जाकर सब कुछ एक जैसा हो जाता है, चुपचाप खा लो। मैंने कहा, मैं खराब खाना क्यों खाऊं? पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसे खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। उसने कहा, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा खाने से बीमार नहीं होगी। और उसने मुझे वो खराब खाना ही खिला दिया। वो खाना इतना ज्यादा खराब तो नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू बदल चुकी थी। मैं हैरान थी कि ये मुझे इतना ज्यादा क्यों खिलाता है और उसका सारा ध्यान खाने पर ही क्यों होता है। अब तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि होटल का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैंने उससे कहा, तुम मुझे सब्जी या दाल ला दिया करो, मैं घर पर पका लिया करूंगी। घर का खाना खाने से इंसान बीमार नहीं होता। उसने कहा, घर पर खाना पकाना हो तो सारे सामान पूरे करने पड़ते हैं। तुम्हें पका पकाया खाना मिल रहा है और तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो।
फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इस तरह मत करो। फिर कहोगी कि पहले ही अच्छा था। कम से कम खाना तो पका पकाया मिल जाता था। एक दिन मैं अपने पति के बक्से की सफाई करने लगी, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस बक्से के अंदर रखी चीज पर पड़ी तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि उसके अंदर तो इतने पैसे थे जितने मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। मैं हैरान थी कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। जब मैंने पूछा तो उसने वही जवाब दिया, मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास रखवाए हैं। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त क्या इतने ज्यादा अमीर हैं? और क्या तुम्हारे दोस्त तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करते? उसने कहा, क्यों? मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। मैं इस बात पर खामोश हो गई, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे आजकल अपने पति की शक्ल देखकर अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई बहुत बुरा इंसान है। उसके चेहरे पर अजीब सी मनहूसियत थी, मतलब कि एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि उसने कोई पाप किया हो और भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। उसकी शक्ल देखकर मुझे आजकल गुस्सा आने लगा था, जबकि कोई खास बात नहीं थी। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे आज खाना नहीं खाना, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। पर मुझे पता था कि अगर मैं इनकार करती तो बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाती और वो मेरे पीछे पड़कर मुझे खाना खिला देता। इसलिए मैंने एक्टिंग की कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। हम लोग सोने के लिए लेट गए, पर अजीब बात थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो रोज नींद आती थी, वो भी ऐसी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सोई और कब जागी। लेकिन आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि आज ही मैंने खाना नहीं खाया और नींद मेरी आंखों से बिल्कुल गायब थी। लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति उठा और बाहर चला गया। मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम में गया है, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो घर से ही बाहर निकल गया था। उस वक्त घर से बाहर उसका क्या काम था? आधा घंटा गुजरा, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। मैं उठकर बाहर जाने लगी, तभी मुझे कुछ हलचल की आवाजें आईं। तो मैं फिर से आकर बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। मेरा पति वापस आ गया था, लेकिन ये महसूस करके मैं हैरान रह गई कि वो अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और आदमी भी था। उसने कहा, ये लो सेठ, मैंने वादा किया था। लिस्ट तो बड़ी लंबी थी, लेकिन आपका नंबर जल्दी आ गया, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। उस शख्स ने कहा, जिस दिन मर्जी पैसे ले लेना। ये लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। ये शख्स कौन था? मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मेरा पति उससे क्या बात कर रहा था? ये समझने में मुझे तब आसानी हुई जब मेरा पति कमरे से बाहर चला गया और किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। कोई मेरे बिस्तर के ऊपर आकर बैठ गया था। मैंने आँख खोली तो मेरा पति बिस्तर पर नहीं था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और करीब पड़ी हुई प्लेट उठाकर उस शख्स के सिर पर दे मारी, क्योंकि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे चोट लग गई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, अच्छा, ये सब कुछ कर रहे थे तुम मेरे साथ? मुझे इस्तेमाल करके तुम अमीर होना चाहते थे? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि क्या कुछ हो रहा था। तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, और तभी मेरा पति इस बात को लेकर परेशान था कि मैं माँ बनने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं माँ बनने वाली होती तो वो बच्चा मेरे पति का तो नहीं होता। मैं वहां से आधी रात को ही भाग उठी और अपने घर चली गई। घर आकर मैंने अपने माँ बाप को ये सब कुछ बता दिया। हम लोग वैसे तो गरीब थे, लेकिन अपनी इज्जत तो नहीं बेच सकते थे। सुबह होते ही मैं और मेरी माँ पुलिस के पास चली गई और पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। मेरा पति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? मजबूर होकर उसने मुझे छोड़ देने का फैसला कर लिया और पुलिस को भी कुछ पैसे देकर बच गया, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल गया था। मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने उस शख्स को अपना सब कुछ समझा और वो मुझे ही इस्तेमाल कर रहा था। वो खाने में नींद की दवा मिलाया करता था और उसके बाद मेरे लिए ग्राहक लेकर आता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी करेगा। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है।
मेरे माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान थे और हम गरीब लोग हैं, इतना ही कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। अब मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ, जो भी रूखी सूखी मिलती है खा लेती हूँ, लेकिन इज्जत की जिंदगी गुजार रही हूँ। काश कि मेरे माँ बाप ने इतने घटिया इंसान के साथ मेरी शादी ना करवाई होती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा निकलेगा। इंसान के साथ जब तक आप रहते नहीं, आपको पता नहीं चलता कि वो कैसा है। बस जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। मेरी तो बस यही दुआ है। एक बात आप लोग भी याद रखें कि जो भी चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए वो नुकसान करती है। जैसे कि मेरे पति का मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफें करना एक धोखा था, और मैं समझती थी कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, और मैं ऐसे धोखे में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।